एनसीएल की जयंत एवं दुधुआ परियोजना के विस्तार के लिए मोरवा क्षेत्र का एक बड़ा तबका अधिग्रहण किया जाना है। यहाँ एक बड़ी आबादी को हटाकर ही देश के लिए कोयले की आपूर्ति पूरी की जा सकती है, परंतु क्या इसके लिए एनसीएल नियम, कायदे, कानून को ताक पर रख रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वार्ड क्रमांक 10 का अधिग्रहण कुछ वर्ष पूर्व कर लिया गया था, परंतु अभी तक कई ऐसे परिवार हैं जिन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जा सका, जिस कारण वह खदान के मुहाने पर बसे हुए हैं और उनका हर दिन दहशत के साए में निकल रहा है। ब्लास्टिंग के दौरान प्रतिदिन उन्हें घर से बाहर निकाल कर खदान में ब्लास्टिंग कराई जाती है, क्योंकि ब्लास्टिंग से बड़े बड़े पत्थर उड़कर उनके घरों पर गिरते हैं। ऐसे कई मकान खदान के मुहाने पर देखे जा सकते हैं, जिनके घरों को टीला बनाकर इर्द गिर्द खुदाई जारी है। दूसरी ओर वर्तमान खुदाई की जगह से कुछ 100 मीटर दूर या मान लें कि 500 मीटर दूर भगत सिंह कॉलोनी अयप्पा मंदिर के समीप कई ऐसे मकान हैं जिन्हें ब्लास्टिंग से क्षति पहुंची है। कईयों के घरों में दरारें पड़ गई हैं, कईयों की छतों के प्लास्टर टूटकर गिर पड़े हैं। वहीं कई ऐसे लोग हैं जिनके घरों के बोरवेल फेल हो चुके हैं। यहाँ लोग दोपहर के समय घरों में आराम करने से डरते हैं। इनमें से एक है मोरवा के प्रतिष्ठित व्यवसायी चंद्र प्रकाश सिंह उर्फ जियो, जिन्होंने अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले को गंभीरता से सुनते हुए जजों ने कमेटी गठित कर 2 हफ्ते में इसकी जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। यदि सही रिपोर्ट जाती है तो मोरवा के लोगों को राहत मिल सकती है। बहरहाल 1 हफ्ते बीत चुके हैं और अभी तक कोई टीम इसके लिए आगे नहीं आई है। क्या लोगों को इंसाफ मिल सकेगा? यह एक बड़ा सवाल है। इस समय हम जयंत खदान के मुहाने पर खड़े हैं। सेफ्टी जोन जिसे लेकर बात चल रही है, जिसे लेकर हाई कोर्ट ने निर्देशित किया है, एक मकान सेफ्टी जोन के कितना दूर होना चाहिए या सेफ्टी जोन की परिभाषा क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जयंत खदान, ये आप देख रहे हैं, ये जयंत खदान, यहाँ से पूरा जयंत खदान लगा हुआ है। अब पांडे जी से मैं कहूँगा कि ये मकान भी दिखा दें। 500 मीटर दूर की बात, 50 मीटर भी नहीं है ये मकान, और यहाँ लोग रहते हैं। 6 जिंदगियाँ यहाँ रहती हैं मवेशियों के साथ, और ये आज तक इन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला, इस कारण से इन्हें हटाया नहीं जा सका। फिर भी प्रोडक्शन तो करना है। 100 मिलियन टन की कंपनी है, साल का प्रोडक्शन उससे ऊपर जा रहा है, 140 मिलियन टन के करीब। तो प्रोडक्शन करने के लिए भाई कुछ तो मुरब्बत की जा सकती है। क्या शुभ नाम है आपका? क्या नाम है आपका? रेशम सिंह। इधर देख, सामने देख के बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिएगा। आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं? बहुत दिन से। आप लोग के परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में 6 आदमी हैं। हम लोग 4 लड़के हैं, 2 लोग हम लोग। तो आप लोग अभी तक हटे नहीं यहाँ, क्या कारण है? मुआवजा नहीं मिला है? मुआवजा अभी नहीं मिला है। बोल रहे हैं कि अभी लफड़ा है आपकी जमीन वमीन में। तो ये जब ब्लास्टिंग होती है तो फिर क्या करते हैं आप लोग? यहाँ ऊपर निकाल देते हैं। कौन निकालता है आपको? जो ब्लास्ट यहाँ कंपनी में जो ड्यूटी लग रहा है जिसका। अच्छा, मतलब सिक्योरिटी वाले आते हैं रोज, आपको दोपहर को बाहर निकाल देते हैं कि आप दूर चले जाओ, तब ब्लास्टिंग करते हैं। जिसका ड्यूटी लगा है ना, जो आदमी आते हैं। तो ये पत्थर उत्थर उड़ के कभी आते हैं कि नहीं? आता है। दिखाइएगा कहाँ कभी गिरा है कि नहीं गिरा है? वहाँ है, गया है। देखिए, आप देख सकते हैं इतना बड़ा बोल्डर ब्लास्टिंग के बाद घर के नजदीक आ गिरा है। क्या हो या अगर किसी के ऊपर गिर जाए तो। और ये खाली एक मकान का हाल नहीं है, आसपास नजर दौड़ाएं तो टीले बना करके कई मकानों को छोड़ा गया है। हम पूर्व में भी जयंत खदान का आकलन करके आप लोगों को पूर्व में भी इससे संबंधित वीडियो दिखाते गए हैं, मगर अब चूंकि मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है, संज्ञान में इस मामले को लिया गया है, तो लोगों का दर्द आपको बयां कर रहे हैं। 500 मीटर का सेफ्टी जोन कहा जाता है, 50 मीटर भी नहीं है। अब चाहेंगे कि आपको पैदल चल के दिखाएं कि क्या यहाँ से खदान का नज़ारा है और टीला नुमा मकान कितने बना के छोड़े गए हैं। मज़े की बात ये, मुआवजा नहीं मिला, खदान आगे बढ़ानी है, मगर कभी सोचा है कि उस मकानों में लोग कैसे रहते होंगे? चलिए, मुआवजा नहीं मिला, आप नहीं हटा पाए, तो आसपास खुदाई कर दो और प्रोडक्शन जारी रखो। आप देख सकते हैं कि वो खदान के बीच में मकान है, वो किसी यूज का नहीं, वहाँ कोई आ नहीं सकता है, कोई जा नहीं सकता है।
जिसका मकान है वो गुहार मारते मारते थक गए कि हमें मुआवजा दे के हटाया जाए, हमें उचित मुआवजा दिया जाए, मगर प्रबंधन कुछ नहीं सुनती है। ये पूरा जैन खदान का इलाका प्रोडक्शन जोरों पर है। वहाँ भी आपको मकान मिल जाएंगे, आगे भी मकान मिल जाएंगे। पूर्व में बंद हुई कंपनी वो देखिए, वहाँ के पूर्व में भी हम लोग ने वीडियो किया था। ये विजुअल आपको जो दिख रहे हैं ये 100 मीटर 50 मीटर भी नहीं है, और यहाँ लोग बसते हैं। आप इधर देखेंगे तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही अमूमन आपको हालात दिखाई देंगे। इधर भी देखिए टीले के बीच में मकान खड़ा है। दूर अगर पांडे से मैं कह पाऊँ, अगर वो दिख पा रहा है एक सफ़ेद कलर का मकान, ये खदान के नज़दीक है। नज़दीक क्या कहा जाएगा, खदान के मुंह पे बना हुआ है, और यहाँ जिंदगियां रहने को मजबूर है। एक तरफ प्रोडक्शन की बात करके, प्रोडक्शन का हवाला देकर इन जिंदगियों के साथ खिलवाड़ जारी है, वहीं देखिए किस प्रकार से लंबे समय से कोयला जल रहा है जिसे बुझाया नहीं जा सका, और एनसीएल का, या कह लीजिए जिसके लिए पूरे सिंगरौली को अपनी तिलांजलि देनी पड़ रही है, उसे जलता छोड़ दिया जा रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये खदान का मुहाना और ये घर, अब इस पर एनसीएल क्या कहेगी और जिला प्रशासन क्या कहेगा। ये मौजूद हूँ, अभी हम खड़े हैं भगत सिंह कॉलोनी में। ये जो मकान जिसमें हम खड़े हैं ये अयप्पा मंदिर से कुछ ही दूर पर है। जैसा कि देखा गया है कि यहाँ के स्थानीय व्यापारी ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है, जिसमें बताया गया है कि खदान जो है 500 मीटर के अंदर जो सेफ्टी जोन कहलाता है वहाँ खुदाई जारी है, जिससे लोगों की जान माल को नुकसान हो रहा है। इसके लिए हाई कोर्ट ने एक टीम गठित की है, जिसे 15 दिन के अंदर रिपोर्ट बनाकर सौंपने को कहा गया है। ये रिपोर्ट कब तक बनेगी, अधिकारी कौन कौन आते हैं, क्योंकि विभाग उसमें निश्चित है। एनवायरमेंट विभाग हो गए, डीजीएमएस हो गए, कोल इंडिया की विभाग हो गया, स्थानीय एमएलए हो गए और जिला कलेक्टर हो गए। इन्हें इसका जांच का जिम्मा मिला है, पर हर घर में आकलन करना बड़ा मुश्किल है। पूर्व में भी मोरवा थाने में बैठक कर कलेक्टर और एसपी ने ये निर्देश जारी किया था कि जहां भी जिन लोगों का ब्लास्टिंग से मकान क्षतिग्रस्त हुआ है उन्हें मुआवजा दिया जाए। उसका सर्वे करा करके बाद में सुनने में आया कि एनसीएल ने ये तर्क दिया कि ये हमारे कार्य क्षेत्र में या ये विस्थापन से संबंधित मुद्दा नहीं है। फिर भी हम लोगों से जानेंगे कि आखिर क्या नुकसान है। माता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इधर आइए, क्या नुकसान है लोगों को, घरों क्या आकलन है, उस पर हम बात करने की। इधर आइए, इधर खड़े होइए, इधर 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 इधर। क्या शुभ नाम है आपका? बिंदु तिवारी। ये मकान आपका कब से बना हुआ है? हमारा मकान 40 साल से बना है। 40 साल से 40 साल से बना है। आज हम के इतना बढ़िया मजबूत बना था, ये ब्लास्टिंग के वजह से हम सोए थे घर में। उसके बाद में ब्लास्टिंग हुआ, हम नतीनी के लिए सोए थे, ऐसा गिरा कि हमारा फ्रिज टूट गया, हमारा पलंग टूट गया, पेटी टूट गई, एसी टूट गया, लाइट गिर गया उस पर सब। लेकिन आज तक ले यही सीआईडी रिपोर्ट करने गए तो सीआईडी रिपोर्ट आके यहाँ कहें कि आप मत बोलिए, वापस ले लीजिए, वापस ले लीजिए, हम करवाते हैं। आज 6 महीना हो गया, ना सीआईडी का पता है और ना पटवारी का पता है, ना किसी का पता है। फिर भी जो एक पीछे बैठक हुई जिसमें कहा गया था कि अपने घरों में जो नुकसान हुआ है ब्लास्टिंग से, इसका आप लोग आकलन करके वो डिटेल बना करके दीजिए कि क्या नुकसान हुआ, तो थाने में कोई तहरीर गई थी कि नहीं? थाने में गए तो सीआईडी आके वापस लिवा लिया ना। सीआईडी आया, बोला कि वापस कर लीजिए, हम सब खड़ा होकर करवाएंगे आपके। सीआईडी का पता है ना, 6 महीना से सबसे खतरनाक सीआईडी है। क्यों मैं दरवाजा पर आएंगे आकर के हमसे क्यों वापस कर, दीपक जाकर वापस ले लिया कागज। इसके बाद दोबारा फिर आपने कभी नहीं, कभी नहीं, हम नहीं गए। हमको गुस्सा लगा, पटवारी के पास 10 बार फ़ोन किए, 20 बार फ़ोन किए, ऐसा आप वहाँ जाइए, आप वहाँ जाइए। पटवारी हमको घुमाते गए, क्या बैठन जाइए दुकान, आज तक ले पटवारी हम कहें कि बेटा हमारे वो स्थान बता दो कि हम अपना कहीं न कहीं वो स्थान ले लें, कुछ पैसा दिलवा दो कि हम बना के कहीं चले जाएं, हमको रहने के सोने की जगह नहीं है। तो कहें अच्छा आज करेंगे, कल करेंगे, आज 8 महीना के लिए पटवारी भी नहीं सुने।
ये आपके घर में एक ही कमरे में नुकसान हुआ है? 2 कमरे में। 2 कमरे। 3 कमरा है, ये है 4 गो, तो 4 में एक बार आइए अंदर थोड़ा नुकसान देखा जाए क्या हुआ है। वही एक मिनट, जैसे आप देख सकते हैं कि तारें बिखरी पड़ी हैं, ऊपर का पूरा प्लास्टर झड़ के गिरा है। यही पर हम पेटी रखे थे, यही पर हमारा लड़का बैठा था, हम बैठा गिरा। ये लाइट देखिए, लाइट झूला है, लाइट झूला है ना, लाइट गिरले गिरा। हमारे हाथ में इतना बड़ा चोट लगा, यही हम जाके यहाँ से एनसीएल में हम दवाई करवाई, लेकिन कोई नहीं सुना। सिरौली के लोग, पूरे लोग नहीं सुने। कोई मदद करने के लिए हमारा तैयार नहीं है। 18 साल शिवाजी के मरने हो गया, 18 साल के बीच में भी सिरौली वाले कोई मदद हमारा नहीं किया है। लेकिन लड़का हमारा निकम्मा है, नहीं तो हम तो पहुंच जाते, दिल्ली पहुंच जाते, भोपाल पहुंच जाते। लेकिन लड़का हमको दाब दाब के रखा कि तुम मत जाओ मत जाओ, नहीं हम बता देते कि क्या होता है, कैसे पटवारी रहते हैं, कैसे थाने वाले रहते हैं। लेकिन कोई नहीं, तो लड़का हमारा नहीं जानते ना। लोग सुनिए, वो फ्रीज देखिए, फ्रीज का हाल देखिए, वही थोड़ा दिखाइए ना, फ्रीज का हाल देखिए, पैसे पैसे पर हमारा फ्रीज के देखिए हाल। देखिए इस कमरे में भी नुकसान अलग से समझ में आ रहा है। अब इसे ये तो नहीं कहा जाएगा कि अपने आप गिरा है, ये तो पूरी तरह से ब्लास्टिंग का असर है। ब्लास्टिंग का असर और ब्लास्टिंग हुआ, घर सब गिरने लगा। दहशत के साए में यहाँ के लोग जीने को मजबूर हैं। 3 कमरे का मकान, 2 कमरे में ऐसे ही आप देख सकते हैं इस प्रकार का क्षतिग्रस्त 6 महीने से पड़ा हुआ है। मुआवजा तो दूर की बात, आकलन भी सही तरीके से नहीं हुआ। एक रूम ये, सभी की स्थिति जस की तस बनी हुई है। ऐसे में अगर हाई कोर्ट ने अब इसका संज्ञान लेने को कहा है, आकलन करने को कहा है, तो मोरवा की जनता यही उम्मीद करती है कि सही आकलन करके लोगों को उचित इसका मुआवजा दिया जाए। और जो 500 मीटर सेफ्टी जोन कहा जाता है, ये डीजीएमएस के द्वारा बनाया गया अगर सेफ्टी जोन है तो कुछ ना कुछ कारणों से बनाया गया है, ताकि जो रहवासी वहाँ रह रहे हैं, स्थानीय लोग रह रहे हैं, जीवन जहाँ पर है उसको क्षति ना पहुँचे। मगर अगर ये पूरी तरह से इसका वायलेशन हो रहा है जयंत प्रोजेक्ट के द्वारा, तो इसको संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। विस्थापन का मुद्दा, मोरवा विस्थापन, खदानों को आगे बढ़ाना है तो मोरवा क्षेत्र को विस्थापित करना होगा। ये विस्थापन हर एक को छुएगा, जहाँ रहने वाले हर बाशिंदे इसे लेकर आशंकित हैं। कल जिस प्रकार देखा गया कि एनसीएल में महिलाओं ने अपना प्रदर्शन किया, उसके बाद उन्हें मात्र आश्वासन दे दिया गया है कि आप इस मुद्दे पर जिला कलेक्टर से मिलिए, हम भी प्रयास करेंगे, कुछ कागज मिलते हैं तो उस आधार पे आपको मुआवजा मिल पाएगा, नहीं तो हमारी सरकारी कंपनी है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आशंकित हैं तीव्र ब्लास्टिंग को लेकर, अवैध उत्खनन को लेकर, जो सेफ्टी जोन में कराई जा रही है। इसे लेकर उच्च न्यायालय में मोरवा के एक व्यवसायी ने याचिका दाखिल की है। हमारे साथ हैं चंद्र प्रकाश जी, जिन्होंने हाई कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर अपील की है। जानेंगे इससे क्या पूरा मामला है और अभी इनका मामला कहां तक पहुंचा है। हफ्ता भर बीत गया, अभी तक कोई टीम नहीं आई है। नमस्कार। नमस्कार मनीष जी। ये याचिका आपने कब दाखिल की थी, क्या प्रमुख मुद्दे थे और किनके पास सुनवाई चल रही? मनीष जी, ये याचिका के पहले हमने एनसीएल के और पर्यावरण कॉल ऑफ मिनिस्ट्री सभी लोगों को पत्र के माध्यम से अवगत कराया था जनवरी माह में कि मूलभूत समस्या यहाँ आ रही थी। इनके ब्लास्टिंग से सारे बोरवेल बैठ रहे हैं, किसी का छत गिर जा रहा है, किसी का दीवार गिर जा रहा है, अक्सर ये चीज़ें हो रही थी। और इसकी शिकायत भी चूँकि जिला प्रशासन और थाने में जा रहा था, चूँकि एनसीएल एक बड़ी संस्था है, इनके ऊपर कार्रवाई करना थोड़ा परे है। प्रशासनिक जिला प्रशासन आसानी से इसके ऊपर किसी भी कंडीशन में कार्रवाई नहीं कर सकता है जब तक कहीं से बहुत ज़्यादा दबाव इनके ऊपर ना है। मतलब जनवरी में जो आपने पत्र इन्हें लिखा था, इसका कोई रिस्पांस नहीं मिला? नहीं, उस पत्र का ना मेरे को इनके द्वारा जवाब दिया गया और ना ही कोई रिस्पांस हुआ, और ना ही ब्लास्टिंग में किसी प्रकार का परिवर्तन आया कि इनको ये लगे कि कंट्रोल ब्लास्टिंग करे, जिससे कि यहाँ जो अभी आबादी बसी हुई है उनको उनकी क्षति ना हो। आपका घर तो भगत सिंह कॉलोनी में बसा हुआ है, तो एक ये भी पॉइंट आपके द्वारा बताया गया है कि 500 मीटर जो सेफ्टी जोन होता है उसके अंदर इनके द्वारा वो उत्खनन किया जा रहा है। हाँ, मुख्य बात ये है कि
अभी वार्ड क्रमांक 9 में जहाँ मेरा आवास है, वहाँ से सेफ्टी जोन देखा जाए तो 500 मीटर जितना होता है, उसके अंदर 430 मीटर पे एनसीएल द्वारा माइनिंग किया जा रहा है और ब्लास्टिंग किया जा रहा है, जो नियमों के विरुद्ध है। और अगर इनकी जो ईसी है, ईसी को अगर देखा जाएगा तो वो और 100 मीटर पीछे जाएगा, मतलब तो लगभग 150 से 200 मीटर ये अवैध तरीके से माइनिंग कर रहे हैं। ये इसको लेकर के क्या तथ्य आपने कोर्ट में दिए? इसको लेकर मैंने गूगल अर्थ से मैप करा के चेक किया कि हमारे आवास से इनकी माइनिंग जहाँ हो रही है उनकी दूरी कितनी है, इनके पर्यावरण की जो स्वीकृति मिली है उनमें किन नियमों के अनुसार इनको पर्यावरण स्वीकृति मिली है माइनिंग करने के लिए। ये सारे पत्र हमने पोर्टल से जाके जो भी इनको स्वीकृति मिली है मैंने निकाला, उसका अवलोकन किया और अपने वकील के माध्यम से हमने रिट पिटीशन दाखिल किया। ये जो स्वीकृति मिली पर्यावरण विभाग को, आपको थोड़ा विस्तार से बता पाइएगा क्या इनको कितने की स्वीकृति मिली है, या ये जैन प्रोजेक्ट का है कि दूसरी का? नहीं है तो ये जैन प्रोजेक्ट का, और लगभग 3300 हेक्टेयर लैंड पे इनको परमिशन है। लेकिन जो डीजीएमएस का गाइडलाइन है जिसमें 500 मीटर सेफ्टी जोन के अंदर मतलब आवासीय क्षेत्र से 500 मीटर की जो दूरी है उसके अंदर ही इनको माइनिंग करना है, लेकिन अभी ये लगभग 100 से 200 मीटर आगे बढ़ चुके हैं और निरंतर ब्लास्टिंग कर रहे हैं। एनसीएल का तो ये दावा रहता है कि साल में हमारी जो ड्रग लाइन है वो 100 मीटर ही आगे बढ़ती है, तो अभी हमारे पास पर्याप्त जगह है, पर्याप्त समय है। पर ये देखा गया है, अमूमन आपके द्वारा सही कहा जा रहा है अगर मैं गलत ना हूँ तो, क्योंकि बहुत तेज़ी से खदान आगे बढ़ी है नियमों को ताक रखते। ये देखा जाए तो चूँकि हर एनसीएल जो है वो कोल इंडिया का सबसे बड़ा संस्था है और उत्पादन को बढ़ाने के अपने लक्ष्य को पार करने के होड़ में ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसको नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा छिपाया जाता है। क्योंकि आगे इनका जो प्लान है अधिग्रहण करने का है, तो इनको ऐसा लगता है कि चलो हम आगे कर लेंगे तो कोई इस पे टिप्पणी नहीं होगी। लेकिन जब तक किसी की क्षति नहीं हो रही है तब तक तो लोग बर्दाश्त करेंगे। जब क्षति होने लगेगी, जनमानस को नुकसान होने लगेगा, तो फिर धीरे धीरे ये समस्याएं उत्पन्न होगी और हमारे जैसे कई लोग न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। जैसे मैं खटखटाया और हमको न्यायालय से बहुत उम्मीद है और न्यायालय ने इस विषय को बहुत ही गंभीरतापूर्वक सुना और इसमें एक कमेटी गठित करने का आदेश दिया और उस कमेटी में यहाँ के लोकल एमएलए भी हैं जो उस कमेटी के साथ रहेंगे और निष्पक्ष और सही जांच कराएंगे, जिससे कि माननीय न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत हो सके और जो गलत हो तो उनके ऊपर कार्रवाई हो। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा सुनवाई के दौरान 19 तारीख को इस चीज़ का अवलोकन करके ये दिया गया कि 2 हफ्ते के अंदर इसकी जांच करके रिपोर्ट सौंपी जाए। 1 हफ्ता लगभग समाप्त होने आ गया मगर अभी तक कोई चीज़ नहीं आई। क्या लगता है कि जिनको ही आपने पार्टी बनाया है उनको और उनके अलावा स्थानीय एमएलए को यहाँ जांच का जिम्मा सौंपा गया है, तो ये जांच निष्पक्ष रहेगी? पूरी उम्मीद है कि ये जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट और डीजीएमएस दोनों इंडिविजुअल संस्था है और साथ में हमारे लोकल विधायक जो हैं वो कम से कम यहाँ के पब्लिक के दर्द को समझेंगे और जो जांच करने वाली एजेंसी है वो भी एक मनुष्य है। अगर इन चीज़ों को उन लोगों के द्वारा नहीं समझा जाएगा तो ऐसा नहीं है कि इसी पे काम खत्म हो जाता है। जो चीज़ें खुद गई है, जहाँ से कोयला निकल गया उसको छिपाया नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आज अगर रिपोर्ट में किसी प्रकार से मोनोप्लाइट करके अगर कोई चीज़ें छिपाई जाए तो उसके लिए भी रास्ता है। अगला स्टेज हम चूँकि इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं कि कैसे निष्पक्ष अगर इस जांच में किसी प्रकार का अगर तथ्य को छिपाया गया तो उसके आगे क्या करना, उसकी तैयारी हम करके रखते हैं। और सिंगरौली मोरवा वासियों को इनके द्वारा इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं वो मैं नहीं देख सकता हूँ। और मेरे जैसे कई लोग यहाँ तैयार हैं जो कि हाईकोर्ट जाने के लिए हैं और इस चीज़ पे अपने अपने पक्ष को रखेंगे। मैं सिंगरौली के जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनसे मैंने राय लेकर ही
इस प्रकार का कार्य प्रारंभ किया है। हम बताना चाहेंगे कि भगत सिंह कॉलोनी में हमने भी कई घरों का अवलोकन किया, वहाँ जाकर के देखा किस प्रकार लोगों के घरों का प्लास्टर गिर गया, लोग वहाँ सोते रहे, उनकी जान माल को नुकसान हुआ, पर अभी तक उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला है। और कई ऐसे भी हैं वार्ड क्रमांक 10 के लोग जिन्हें अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। खदान के मुहाने 25 से 30 मीटर 50 मीटर के बीच में बसे हुए हैं। खदान के मुहाने पर पत्थर आके उनके घर पे गिरते हैं। दोपहर को एनसीएल की सिक्योरिटी के द्वारा उन्हें बाहर निकाला जाता है, उसके बाद जाके ब्लास्टिंग की जाती है। ये किसी भी तरह से मानवता नहीं है। स्थानीय लोग मैं आपसे दिखाना चाहूँगा कि ये गूगल अर्थ मैप जिसे आपने जिससे आप दर्शा रहे हैं कि 430 मीटर हुआ है, थोड़ा उस पर फोकस कीजिए। देखिए ये आपका आवास है, ये हमारा आवास हो गया। ये भगत सिंह कॉलोनी का वार्ड क्रमांक 9 है। ये जो रोड है, ये रोड ये स्पष्ट करती है कि इसके इधर वार्ड क्रमांक 10 है और इसके इधर वार्ड क्रमांक 9 है। अब देखते हैं यहाँ से खदान की दूरी, ये यहाँ माइनिंग हो रही है, ठीक है। और यहाँ आप देखिए ये 422 मीटर पे, ठीक है ना। यहाँ आप देख रहे होंगे 422 मीटर पे ये माइनिंग हो रही है। इस तरीके से, चूंकि ड्रग लाइन, यहाँ कोयला उठाने के लिए ड्रग लाइन की आवश्यकता नहीं है। जो ये ड्रग लाइन की बात तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, इन्होंने ये रिट पिटीशन लगाई है कि इनके मकान से खदान क्षेत्र की दूरी 422 मीटर ही रह गई है, परंतु इस बीच कई ऐसे मकान बने हैं, कई लोग और भी निवासरत हैं जिनके घरों की दूरी 300 मीटर के आसपास ही होगी। और ये एक जीता जाता सच्चाई है, इसे एनसीएल प्रबंधन कैसे झुटलाएगा? ये झुटलाने वाली चीज़ नहीं है मनीष जी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसको किसी तरीके से इस तथ्य को छिपाया जा सकता है। ये माइनिंग एरिया है जहाँ ये अभी माइनिंग कर रहे हैं, ये बिल्कुल नियमों को ताक पर रख के कर रहे हैं। ये होना नहीं चाहिए। इतनी बड़ी संस्था है, इनको तो स्वयं से ये सोचना चाहिए कि हम जनमानस का रक्षा करें, न कि उनका भक्षा करें। वो भक्षक बन गए हैं, तो ये अब आगे नहीं चलेगा, ठीक है। ये अपने हिसाब से जो भी करना चाहें, जैसी भी रिपोर्ट लगवाना चाहें वो लगवाएं। उस रिपोर्ट के ऊपर भी कोई ऐसी रिपोर्टें हैं जो कि बनवा के माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे हम लोग। और केवल हम ही नहीं, हमारे साथ तो यहाँ अब हजारों लोग जुड़ गए हैं। ये मैं बताना चाहूँगा कि इनके द्वारा रिट पिटीशन दाखिल करने के बाद कई लोगों की प्रतिक्रियाएं आई। मोरवा क्षेत्र के तमाम लोग, जो प्रबुद्ध लोग भी होते हैं, चाहे पूर्व विधायक रामलल्लू वैश्य हो, उन्होंने इस बात की सराहना की कि इन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है एनसीएल से लड़ाई लड़के लोगों को यहाँ पे न्याय दिलाने को लेकर के। क्योंकि अगर कहीं सुनवाई नहीं हो रही है तो न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि न्यायपालिका से इन्हें न्याय मिलेगा, स्थानीय लोगों को न्याय मिलेगा और एक स्वस्थ तरीके से यहाँ का विस्थापन और पुनर्वास किया जाए। एक जानकारी और निकल के सामने आ रही है, क्योंकि 1982 के बाद जो भी यहाँ का विस्थापन या अन्य क्षेत्रों का एनसीएल का विस्थापन हुआ है, एनसीएल 200 मीटर करीब आगे बढ़ती है। ये खबर पुष्ट नहीं है, मगर ये बातें सुनने में आई कि 200 मीटर आगे बढ़ेगी। 28 नवंबर को इनका स्थापना दिवस होता है। करीब 10 से 12 लोगों को ये कोशिश करेंगे कि उस स्थापना दिवस में चेक वितरित करके जनवरी से मुआवजा देना शुरू कर दें। मुआवजा देना शुरू कर दें, पर उससे पहले तो खदान रोकें, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ ना करें। क्या लगता है कि 2 हफ्ते बाद जो ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी, तीसरे हफ्ते में सुनवाई है, तो लगाम लगेगा? अब अभी तक तो इनकी कमेटी तय ही नहीं हुई कि कर पाए हैं ये लोग कि कमेटी कब आएगी, क्या होगा। अगर कमेटी नहीं आती है तो नेक्स्ट डेट से पहले तक अगर कमेटी का गठन होकर रिपोर्ट नहीं लगता है तो हम माननीय न्यायालय से फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर वो कठोर से कठोर कुछ निर्णय लें, जिससे कि जल्द से जल्द कमेटी रिपोर्ट। आपकी तरफ से इस केस को कौन लड़ रहे हैं? हमारी तरफ से जबलपुर के अधिवक्ता हैं सुरेश धर्माधिकारी जी, वो हमारी तरफ से इसमें लड़ रहे हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी, जिन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर के बताया कि किस प्रकार ये एनसीएल के इस रवैये से खफा थे। इन्हें कोई रिस्पॉन्स भी नहीं मिला, क्योंकि पत्राचार के माध्यम से इन्हें जनवरी में ही सूचित किया गया था, सूचित इन्होंने किया था, जिसके बाद मार्च में इन्हें हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। देखते हैं कि 2 हफ्ते में टीम क्या आती है, क्या आकलन करती है, क्योंकि इनके साथ साथ कई हज़ार लोग ऐसे हैं जो भगत सिंह कॉलोनी में, अन्य क्षेत्रों में, मढ़ौली के क्षेत्र में या खदान के मुहाने में बसे लोग सब प्रभावित हैं। उनका आकलन करके सही रिपोर्ट देती है कि नहीं।